दोस्तों आज बहुत कम वक्त के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए आपके साथ जुड़ा हूं, क्योंकि बीते 2 दिन से मैं लगातार देख रहा हूं कि राकेश टिकैत को उसकी संपत्ति के आधार पर घेरा जा रहा है। राकेश टिकैत पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि राकेश टिकैत की संपत्ति 200 करोड़ के आसपास है। हालांकि वो एक प्रोग्राम में खुद ये बोल चुके हैं कि 200 करोड़ अगर उनकी संपत्ति है तो उनको सिर्फ 25% दे दिया जाए और बाकी संपत्ति जिसके भी हाथ लगे वो ले ले। इस दौरान एक चैनल ने बाकायदा चौधरी वीरेंद्र सिंह का इंटरव्यू चलाया। चौधरी वीरेंद्र सिंह दरअसल राकेश टिकैत के एक तरीके से सबसे पुराने दोस्त हैं, जो 1988 में उस वक्त से जुड़े थे जब बाबा महेंद्र टिकैत ने दिल्ली के अंदर कूच किया था। उस वक्त से जुड़े हैं और उन्होंने राकेश टिकैत पर सवाल खड़े किए और कहा कि राकेश टिकैत अब उस विचारधारा के साथ काम नहीं कर रहा जो विचारधारा बाबा महेंद्र टिकैत की थी। यहां तक सवाल उठाया कि राकेश टिकैत जो कहते हैं बार बार कि वो पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर थे, उनके दोस्त वीरेंद्र सिंह ने आरोप लगाए कि दरअसल सिफारिश के तहत वो नौकरी में लगे थे और इसलिए उनको उसकी कद्र नहीं हुई। हालांकि जो लगातार ये आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि राकेश टिकैत को विदेशी फंड मिल रहा है, राकेश टिकैत के पीछे ना जाने कौन कौन फंडिंग कर रहा है और उसी के दम पर काजू बादाम पिस्ता खाया जा रहा है, लंगर लगाए जा रहे हैं। मैं उनके सामने एक सच लेकर आ रहा हूं और इस सच को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इस पर कोई बहस नहीं कर रहा कि राकेश टिकैत को संपत्ति जो मिल रही है, जो फंड मिल रहा है तो वो किससे मिल रहा है, सही है या गलत, ये सरकार का काम है। अगर वो गलत तरीके से पैसा आ रहा है तो उसको रोक देना चाहिए। लेकिन अब मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखने के लिए सामने आया हूं, इस आंकड़े को जरा समझिएगा। राकेश टिकैत की जो 2014 में संपत्ति थी, मैं 2014 क्यों कह रहा हूं, 2014 में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2014 का चुनाव राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा से लड़ा था और उस दौरान बाकायदा उन्होंने अपनी संपत्ति उजागर की थी। वो संपत्ति कितनी थी इसको जरा देखिए। एडीआर की रिपोर्ट है, यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट बताती है कि राकेश टिकैत की कुल संपत्ति 4,25,18,038 रुपए थी। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, 4,25,18,038 रुपए थी। ये संपत्ति चल और अचल दो तरीके से थी। इसमें कैश 17 लाख था, बैंक डिपॉजिट जो था वो 8 लाख रुपए था, इंश्योरेंस में 28,000 रुपए थे, गोल्ड और ज्वेलरी में 9,15,000 निवेश राकेश टिकैत ने किया था। बात मैं आपसे कर रहा हूं 2014 की। उसके बाद अचल संपत्ति का भी ब्यौरा उसके अंदर था। खेती योग्य जमीन की कीमत 3 करोड़ रुपए थी, यानी कि जो खेती राकेश टिकैत के पास थी उसकी कीमत 3 करोड़ रुपए थी। नॉन एग्री लैंड की कीमत 88 लाख रुपए थी, यानी कि जिस जमीन पर वो खेती नहीं कर रहे थे उसकी कीमत 88 लाख रुपए थी। और बैंक के अंदर 10,71,000 रुपए का लोन उन्होंने ले रखा था जो उन्हें चुकाना था। अब इस पर बवाल मच रहा है कि राकेश टिकैत तो करोड़पति हैं, फिर वो किसान कैसे हो सकते हैं। उनके सबसे पुराने दोस्त चौधरी वीरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि राकेश टिकैत की संपत्ति 10 गुना तक बढ़ चुकी है। ये फॉर्मूला वो किसानों को क्यों नहीं दे रहे, जिनके लिए वो मांग उठा रहे हैं कि सिर्फ 2 गुनी आय को कर दिया जाए। जब खुद की 10 गुना कर सकते हैं तो 2 गुनी आय किसानों की क्यों नहीं की जाए। वीरेंद्र चौधरी ने यह भी आरोप लगाए कि राकेश टिकैत के बगल में जो किसान रहते हैं उन किसानों की आय भी नहीं बढ़ी, तो फिर राकेश टिकैत की आय कैसे बढ़ गई। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक चैनल पर इंटरव्यू में यह भी आरोप लगाए कि जो बाबा महेंद्र टिकैत थे वो तो फटा हुआ कुर्ता पहनते थे, तो फिर राकेश टिकैत ड्राई क्लीन करने वाले कुर्ते तक कैसे पहुंच गए, ये पैसा कहां से आया। ये तमाम आरोप लगाए गए। अब मेरा सवाल यह है कि 2014 में अगर राकेश टिकैत की आय 4 करोड़ रुपए थी, जिनके पास अगर मैं गलत नहीं तो 300 बीघा के आसपास जमीन है, तो फिर एक आंकड़ा मैं अब आपके सामने रख रहा हूं, इस आंकड़े को जरा गौर से समझिएगा। एडीआर की ही रिपोर्ट है, यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की ही ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में अब तमाम बड़े लीडर्स, काफी मैं रिसर्च कर रहा था, काफी छूट गए हैं, लेकिन ये आपको समझने में आसानी होगी कि राकेश टिकैत पर तो आरोप है कि 10 गुना ही संपत्ति बढ़ी है। 2009 में सोनिया गांधी ने 1 करोड़ 37 लाख रुपए की संपत्ति की घोषणा की थी, 2014 में बढ़कर 9 करोड़ 28 लाख रुपए हो गई। ये एडीआर की रिपोर्ट है। 2009 में मुलायम सिंह की संपत्ति 2 करोड़ 23 लाख रुपए थी, जो 2014 में बढ़कर 15 करोड़ 96 लाख रुपए हो गई, यानी कि 5 सालों में
613% बढ़ गई। शत्रुघ्न सिन्हा की 2009 में जो संपत्ति थी वो 15 करोड़ रुपए थी, अगले 5 साल में 131 करोड़ रुपए हो गई। इसमें 778% की बढ़ोतरी हुई। वरुण गांधी की संपत्ति 2009 में 4 करोड़ 92 लाख रुपए थी, जो 2014 में बढ़कर 35 करोड़ 73 लाख रुपए हो गई। इसमें 625% का इजाफा हुआ। वहीं बीजेपी नेता और मंत्री अर्जुना मेघवाल की संपत्ति 2009 में एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 25,63,000 रुपए थी, जो 2014 में बढ़कर 1 करोड़ 81 लाख रुपए हो गई, यानी कि 608% की वृद्धि इसके अंदर हुई है। इसके अलावा संजय राउत शिवसेना के नेता हैं। 2010 में उनकी संपत्ति 1 करोड़ 51 लाख रुपए थी, जो 2016 में बढ़कर 14 करोड़ 22 लाख रुपए हो गई, यानी कि 841%। इसमें बढ़ोतरी हुई है। बहुजन समाज पार्टी, मैं अलग अलग पार्टी के नेताओं का जिक्र कर रहा हूं। इसके अलावा आप एडीआर में जाके देख लीजिएगा किसकी संपत्ति 2009 से 14 और 2014 से 2019 के बीच में कितने फीसदी बढ़ोतरी हुई है। बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा की संपत्ति 2010 में 24 करोड़ 18 लाख थी, जो अगले 6 वर्षों में बढ़कर 193 करोड़ से ज्यादा हो गई। कितनी? 24 करोड़ से बढ़कर 193 करोड़ हो गई, यानी कि 698% 6 साल में यह संपत्ति बढ़ गई। 2010 में जयराम रमेश की संपत्ति 63,71,000 रुपए थी, जो साल 2016 में बढ़कर 4 करोड़ 83 लाख रुपए हो गई, यानी कि संपत्ति 659% बढ़ गई। अब मेरा सवाल यह है कि जितनी भी संपत्तियां मैंने इसमें गिनाई है, सब में 400 से लेकर और 800% के करीब की बढ़ोतरी हुई है। जब 800% की बढ़ोतरी यहां पर तमाम पार्टियों के नेताओं की आय में हो सकती है, तो एक किसान नेता की आय में क्यों नहीं हो सकती? मेरा गंभीर सवाल है। और अगर किसान नेता राकेश टिकैत की आय में घपला है, अगर वो गलत तरीके से आय को दिखा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी आयकर छापे पड़े और जो नेता जिनके नाम मैंने गिना है उनकी संपत्ति की भी जांच हो जाए कि वो ऐसा क्या कर रहे थे कि उनकी संपत्ति में इतनी बढ़ोतरी हो गई। इसके अलावा अब बात आती है दूसरे मुद्दे पर। यह कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत, नरेश टिकैत और इसके अलावा जो संगठन किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनको बाहर से फंडिंग हो रही है, बाहर से पैसा आ रहा है। एक बार के लिए मान लेते हैं ऐसा हो रहा है, तो फिर इसकी जांच कौन करेगा? और दूसरी तरफ अगर यह कहा जा रहा है कि इस पैसे का इस्तेमाल देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, तो रोकेगा कौन? क्या सिर्फ बयान देने से ही काम चल जाएगा? रोका क्यों नहीं जा रहा? उजागर क्यों नहीं किया जा रहा? बताया क्यों नहीं जा रहा कि ये पैसा कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है और कितना करोड़ अभी तक आ चुका है? जो सवाल ये उठाते हैं कि काजू बादाम खाए जा रहे हैं, वो शायद ये जानते नहीं है कि हर दिन लंगर लगते हैं अलग अलग गुरुद्वारे के अंदर, वहां किसी से पैसा नहीं लिया जाता है। वही लंगर अगर दिल्ली के बॉर्डर पर लग गए हैं, तो उन पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? मेरा मुद्दा ये भी नहीं। मुद्दा ये है कि अगर एक किसान नेता के संगठन को पैसा मिल रहा है और उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो फिर एक और आंकड़ा मैं निकालकर आपके लिए लेकर आया हूं। आंकड़ा फिर से एडीआर की रिपोर्ट के आधार पर है, यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के आधार पर यह रिपोर्ट है। आप इसको गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये अलग अलग पार्टियों का आंकड़ा है, इसको जरा समझिए। बीजेपी 2015-16 में देश की सबसे अमीर पार्टी बन गई। अब आंकड़े को समझिएगा। 2004-5 में 15 से 16 के बीच में बीजेपी की संपत्ति, यानी कि 2004-15 से 2015-16 के बीच में, यानी कि 10 साल में जो बीजेपी की संपत्ति है उसमें 627% का इजाफा हुआ है, यानी कि 627% संपत्ति बढ़ गई है। बीजेपी ने 2004-5 में तकरीबन 123 करोड़ की संपत्ति जाहिर की थी, जो 2015-16 में बढ़कर लगभग 894 करोड़ हो गई है। 2004-5 में कितनी संपत्ति थी? 123 करोड़। 2015-16 में कितनी हो गई? 894 करोड़ ये संपत्ति बढ़ गई है। बीजेपी की कुल देनदारी 24 करोड़ बताई गई, यानी पार्टी के रिजर्व फंड में साल 2015-16 में 868 करोड़ रुपए थे। इन्हीं सालों में कांग्रेस की संपत्ति भी देख लीजिए, क्योंकि मुझ पर आरोप अलग अलग तरीके की पार्टी के लगते हैं, मुझे उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं फैक्ट के साथ काम करता हूं और मेरा मकसद सिर्फ आपके बीच में तथ्यों को लाना है। कांग्रेस की संपत्ति 167 करोड़ से बढ़कर 758 करोड़ हो गई, लेकिन 329 करोड़ की सबसे बड़ी देनदारी के चलते
रिजर्व फंड के मामले में कांग्रेस बीजेपी से पिछड़ गई, लेकिन संपत्ति कहां से कहां बढ़ी, 167 करोड़ से बढ़कर 798 करोड़ हो गई। बीजेपी के बाद सबसे बड़ा जो रिजर्व फंड है, आप कांग्रेस बीजेपी की बात करते हैं, लेकिन एक और पार्टी है जिसका रिजर्व फंड बहुत ज्यादा है, और वो है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के पास 11 सालों के दौरान 43 करोड़ से बढ़कर जो फंड है वो 557 करोड़ पहुंच गया। आप अंदाजा लगाते रहिए कितने गुना ज्यादा पैसा बढ़ रहा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तीसरे नंबर पर है, उसका रिजर्व फंड 432 करोड़ रुपए है। आप जानते हैं कि इसमें दो तरीके का फंड होता है। पहले इस फंड में 20,000 तक जो भी राशि जमा होती थी उसके बारे में लेखा जोखा इन पार्टियों को नहीं देना होता था, यानी कि 20,000 तक जो भी इनको फंड करेगा उसका लेखा जोखा नहीं होता था। कमाल की बात यह है कि यह आंकड़ा 70% से ज्यादा था, यानी कि जितना अमाउंट वो शो करते हैं 70% के आसपास, 70% के आसपास, वो 20,000 से कम होता था। हालांकि बाद में बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको 2,000 के आसपास कर दिया, लेकिन बहुत से जो इस अर्थशास्त्र को समझते हैं वो ये कहते हैं कि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। यानी कि जो फंड आ रहा है उसमें आपके सामने दो बड़े सवाल हैं जो आज किसान आंदोलन और किसान नेताओं पर खड़े किए गए। पहला सवाल तो ये कि किसान आंदोलन करोड़पति है, किसान नेता करोड़पति हैं और आंदोलन में बाहर की फंडिंग हो रही है। मेरा सवाल यह है कि अगर वो किसान नेता हैं तो फिर देश के राजनेता जो जनता की सेवा की बात करते हैं उनके अकाउंट में भी तो करोड़ों रुपए हैं, और उनकी आय जिस तरीके से बढ़ी है वो देश में कहीं नहीं बढ़ी है। 600 गुना किसी की, 400 गुना किसी की, 500 गुना किसी की, यहां तक कि कुछ ऐसे सांसद भी हैं इस दौर में जिनकी आय 1200 गुना के आसपास तक बढ़ी है। तो ये कौन सा फॉर्मूला है जो किसानों की 2 गुनी आय को नहीं कर सकता? जो आम आदमी पूरे साल 10%, 20% के ग्रोथ के लिए काम करता है, किसी व्यापार में 30% से ऊपर की ग्रोथ नहीं होती, तो ये कौन सा व्यापार है जिसमें 500-700 गुना की वृद्धि होती है? ये व्यापार राजनेता कर सकते हैं तो नेता को नहीं कर सकता। और अगर किसान नेता ये सब कुछ कर रहा है तो फिर उस पर सवाल क्यों खड़े हो गए? और मैं इसके पक्ष में हूं कि अगर राकेश टिकैत के अकाउंट में गड़बड़ी है, अगर किसान आंदोलन को विदेशी फंड मिल रहा है और उस फंड का इस्तेमाल भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए हो रहा है, तो उसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। पब्लिक डोमेन में ये सामने आना चाहिए कि किसको कितना पैसा किस अकाउंट से आया और उसका इस्तेमाल कहां किया गया। लेकिन फिर इसके साथ साथ इन तमाम राजनेताओं की भी जांच होनी चाहिए, XYZ जितने भी हैं सबकी जांच होनी चाहिए। और उसके साथ साथ पार्टी की भी जो फंडिंग है उसमें चाहे 1 रुपया भी कहीं से आ रहा है उसकी भी जांच होनी चाहिए और वो भी पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। अगर आप अपनी आय को 500 गुना बढ़ा सकते हैं, अगर आप अपनी पार्टी के अकाउंट में 500 गुना का इजाफा कर सकते हैं, 400 गुना का इजाफा कर सकते हैं, तो एक किसान नेता की आय अगर बढ़ रही है तो सवाल क्यों? और संगठन को अगर पैसा मिल रहा है तो सवाल क्यों? जांच अगर हो तो फिर सबकी होनी चाहिए, नहीं तो किसी की नहीं होनी चाहिए। बहुत से भद्दे कमेंट मेरे लिए हुए हैं जो अक्सर होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को फैक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। वो एक पार्टी के साथ जुड़े हैं, एक विचारधारा के साथ जुड़े हैं और उसी से वो सभी को जोड़कर देखते हैं। अगर उनके पक्ष में है तो वाहवाही करेंगे और पक्ष में नहीं है तो गालियां देंगे। मैं सिर्फ उनको ये कहूंगा कि फैक्ट को एक बार क्रॉस चेक आप खुद कर लीजिए। अगर फैक्ट आपको गलत लगे तो फिर आप आकर मुझे बताइए कि आपने गलत कहा और सच्चाई ये है, लेकिन आप ये नहीं कर पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, मैं एक बहुत छोटे वक्त के लिए आपके साथ जुड़ा था क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है। 11 बजे का मुझे बुलेटिन करना है। मेरा मकसद था कि जो सवाल किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, कुछ नेताओं को बदनाम करने के लिए उठाए जा रहे हैं, उन सवालों के जवाब आपको पता होना चाहिए। और जो उठा रहे हैं उनको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आप ये सवाल उठा रहे हैं तो ये सवाल आप पर भी उठते हैं, आपकी तरफ भी उठते हैं। बहरहाल किसान आंदोलन का अंजाम क्या होगा ये मैं नहीं बता पाऊंगा। जो हर बार मैं